हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर HPSC के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई है और HPSC के द्वारा जो दिया गया सिलेबस है उसी के हिसाब से हम अपने चैनल पर तैयारी करवा रहे हैं। और उसी HPSC के अकॉर्डिंग जो सिलेबस दिया गया है उसी के संदर्भ में यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे हैं और आज की हमारी रहेगी क्लास नंबर 16। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त, जो कि आपके यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त की 2 रचनाएं दी गई हैं। एक तो भारत भारती दी गई है और दूसरा जो है साकेत का नवम सर्ग आपके सिलेबस में दिया गया है। तो आज जो अगर इन पर हम थोड़ी सी चर्चा करें, भारत भारती और जो साकेत का नवम सर्ग है, तो दोनों जो है हम एक ही वीडियो में नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी रचनाएं हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा इनमें समय भी लगेगा। भारत भारती अपने आप में एक बहुत ही लंबी रचना है और इसके 3 खंड हैं। तो मुझे नहीं लगता कि तीनों खंड आज की वीडियो में हो पाएंगे, लेकिन देखते हैं, अगर तीनों खंड हो गए तो तीनों पढ़ाएंगे, अदरवाइज इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे क्योंकि छोटी वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप HPSC PGT की तैयारी कर रहे हैं या HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल की विजिट जरूर कीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वीडियोज़ है आपको मिलने वाली हैं, जो कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम को लेकर मैंने कई सारी वीडियो डाली हैं कि जो आपके टिप्स कौन से होने चाहिए सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में और जो आपके लास्ट 15 डेज़ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सारी वीडियोज़। और अगर आप मेरे इंटरव्यू के बारे में जानना चाहते हैं तो वो 2-3 महीने पीछे की वीडियो है, आप वीडियोज़ में जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो बच्चे PGT हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी कुछ मैंने अपने चैनल पर करवा रखा है, आप वीडियोज़ में या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो शुरुआत करते हैं कि भारत भारती की तो किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पर सब्जेक्टिव पेपर और स्क्रीनिंग पेपर दोनों की एक साथ तैयारी कर रहे हैं। HPSC 3 फेसेस में जो है अपना जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाती है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 फेसेस में कंप्लीट करती है। पहले में स्क्रीनिंग, दोबारा सब्जेक्टिव और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो सब्जेक्टिव और स्क्रीनिंग की तैयारी हम एक साथ करवा रहे हैं, इस हिसाब से मैंने कंटेंट यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो शुरू करते हैं मैथिली शरण गुप्त। सबसे पहले नाम आता है भारत भारती रचना का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत भारती नामक जो रचना है वो किसकी है, तो मैथिली शरण गुप्त की है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर हम भारत भारती के बारे में पढ़ेंगे कि भारत भारती रचना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी भाषा क्या है, इसमें छंद और अलंकार योजना कैसी है, इसकी कथा वस्तु क्या है, यानी कि भारत भारती जो रचना है इसके अंतर्गत क्या बताया है कवि ने, और इसकी पंक्तियां कौन कौन सी हैं। तो ये सारा आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। भारत भारती राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। देखना, जब TGT PGT का एग्जाम देते हैं तो सीधे तौर पर ये प्रश्न पूछा जाता है राष्ट्र कवि की संज्ञा किसको दी गई है, तो मैथिली शरण गुप्त को दी गई है। तो भारत भारती राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है जिसका परिणयन उन्होंने 1912 में किया। ध्यान रखना है कि जो भारत भारती रचना है इसके जो लेखक हैं, कवि हैं, वो मैथिली शरण गुप्त हैं। और कब भारत भारती का प्रकाशन हुआ, 1912 में मैथिली शरण गुप्त ने इस रचना की रचना की। और ये कितने खंडों में विभाजित है, देखना ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी मैं यहीं पर बता रही हूँ क्योंकि HPSC जो है आपके पास सिलेबस में जो कुछ दिया गया है, जैसे कोई उपन्यास है या कहानी है या कोई कविता है, उसके बीच में से प्रश्न जरूर पूछती है स्क्रीनिंग में। तो ये जो कविता है यानी कि जो रचना है भारत भारती, जिसका प्रकाशन 1912 में हुआ और ये 3 खंडों में विभक्त है। तो आपसे पूछ ले कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती रचना कितने खंडों में बटी हुई है। जैसे कि आपने UGC नेट का एग्जाम देखा होगा, उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछ रखे थे। तो अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। तो आपको ध्यान रखना है भारत भारती किसकी रचना है तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसका परिणयन कब किया गया, 1912 में इसकी रचना की गई। और ये कितने खंडों में विभाजित है, तो ये 3 खंडों में विभाजित है। कौन से 3 खंड हैं, अतीत यानी कि जो बीत चुका है, वर्तमान खंड जो अभी चल रहा है और भविष्य खंड जो आगे आएगा। तो इन 3 चीज़ों पर प्रकाश डाला है
अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये 3 खंडों में विभक्त है। इससे पूर्व वे 1909 में रंग में भंग लिख चुके थे। तो एक तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जो मैथिली शरण गुप्त की जितनी भी रचनाएं हैं, मैंने मैथिली शरण गुप्त के नाम से भी हेडिंग बना रखा होगा, और इनकी जितनी रचनाएं हैं और इनसे महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हैं उन सब की भी मैंने वीडियो डाल रखी है। ये द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं, और द्विवेदी युग जब आप देखेंगे तो उसमें आपको मैथिली शरण गुप्त मिल जाएंगे। लेकिन जब DSSB के लिए मैंने वीडियोज़ डाले तो मैथिली शरण गुप्त का मैंने एक अलग से वीडियो भी डाल रखा है, वहाँ पर इनसे संबंधित आप सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। तो इससे पूर्व वे 1909 में रंग में भंग लिख चुके थे। रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, ठीक है, जयद्रथ वध भी इसी दौर की रचना है। तो जयद्रथ वध, रंग में भंग, भारत भारती, ये तीनों रचनाएं किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। धातव्य है कि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं द्वापर, नहुस, पंचवटी, यशोधरा, साकेत, किसान आदि बाद की रचनाएं हैं। यानी कि भारत भारती, रंग में भंग, जयद्रथ वध, ये तीनों रचनाएं समकालीन सी हैं, और इनके जो बाद की रचनाएं हैं और जो काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो हैं द्वापर, नहुस, पंचवटी, यशोधरा, साकेत, किसान, ये बाद की रचनाएं हैं। भारत भारती उनके शुरुआती साहित्यिक जीवन की रचना है। यानी कि जब मैथिली शरण गुप्त ने अपना साहित्यिक यात्रा जो है प्रारंभ की थी, यानी कि साहित्यिक रचनाएं जब उन्होंने लिखना शुरू की थी, तो ये शुरुआती रचना है। किंतु प्रभाव की दृष्टि से अन्य सभी रचनाओं पर भारी पड़ी। लेकिन ये रचना चाहे भले ही शुरुआती हो, लेकिन इसका प्रभाव जो है इतना अधिक पड़ा कि ये अपने आप में इसने एक स्थान बना लिया। गुप्त जी ने इस रचना का, अब देखना हर एक जो रचना होती है, अब हम पढ़ रहे हैं भारत भारती, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत भारती के बारे में मैंने बताया, इसका प्रकाशन कब हुआ, किसकी रचना है, कितने खंडों में विभक्त है। अब हम ये देखेंगे कि भारत भारती का उद्देश्य क्या है, कि इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए कवि ने इस रचना की रचना की। तो गुप्त जी ने इस रचना का उद्देश्य ये बताया है कि वे हिंदू समाज के उद्बोधन के लिए कोई रचना लिखना चाहते थे। इन्होंने, मैथिली शरण गुप्त जी ने इस रचना के पीछे का ये उद्देश्य बताया कि वो एक ऐसी रचना करना चाहते थे जिसमें हिंदू समाज को संबोधित किया गया हो। ठीक है, वे भूमिका में जिक्र करते हैं कि श्रीमान राजा रामपाल सिंह जी ने उनसे अनुरोध किया था कि जिस प्रकार उर्दू में हाली की रचना की मुसद्दस है, यानी कि पुस्त हाली की आपने रचनाएं पढ़ी होंगी ना, हरियाणा जीके में भी हमने हाली की काफ़ी रचनाएं पढ़ी थी और जिनका संबंध हम पानीपत से लेते थे। ठीक है, तो ये उर्दू के लेखक थे। तो एक वे भूमिका में जिक्र करते हैं, कौन? मैथिली शरण गुप्त जी भारत भारती की भूमिका में जिक्र करते हैं कि एक राजा रामपाल सिंह जी थे जिसने इनसे अनुरोध किया कि वे जिस प्रकार उर्दू में हाली की रचना की मुसद्दस है, मतलब पूछताछ है या प्रसिद्धि है, वैसे ही उद्बोधन परक रचना हिंदुओं के लिए की जानी चाहिए। मतलब इनको, मैथिली शरण गुप्त जी को राजा रामपाल सिंह जी ने अनुरोध किया था कि जिस प्रकार उर्दू में हाली की रचनाएं हैं, इसी प्रकार से आप भी कोई एक ऐसी रचना कीजिए जिसमें हिंदुओं को उद्बोधित किया गया हो। तो 1907 ईस्वी में आचार्य द्विवेदी जी ने सरस्वती में एक लेख लिखा था। 1907 ईस्वी की बात है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, ये द्विवेदी जी किसकी बात हो रही है, और सरस्वती पत्रिका से जुड़े के संपादक थे। सरस्वती पत्रिका का संपादक 1900 ईस्वी में हुआ, और 1903 ईस्वी में जो सरस्वती पत्रिका का कार्यभार था वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ग्रहण कर लिया था। लेकिन 1907 ईस्वी में एक लेख प्रकाशित करते हैं सरस्वती पत्रिका के अंतर्गत, कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। क्या लेख लिखते हैं? कवि और कविता, जिसमें उन्होंने कहा था कि उर्दू के हाली, नज़ीर और आज़ाद जैसा कोई कवि हिंदी में भी होना चाहिए। तो देखो, उन्होंने सरस्वती पत्रिका के अंदर एक लेख लिखा था कि हमारे इसमें कवि हिंदी के अंतर्गत भी एक ऐसा भारतीय समाज को उद्बुद्ध करने वाला हिंदी की भी कोई ऐसी रचना होनी चाहिए जिस प्रकार से उर्दू के हाली, नज़ीर और आज़ाद है। ठीक है, इस प्रकार जैसे उर्दू के हाली का जिसमें बोलबाला है, उसी प्रकार से हमारी हिंदी में भी एक ऐसी रचना होनी चाहिए जो भारतीयों को उद्बोधित करती हो। तो ये लेख लिखा और मैथिली शरण जी के हृदय में ये बात घर कर गई।
और उन्होंने फिर रचना की भारत भारती की सन 1912 में। ठीक है, थोड़ा सा भाई ये मैंने ध्यान नहीं दिया और सारी में तो नहीं है, थोड़ी एक दो पैराग्राफ में थोड़ी ब्लर हो रही है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। भारत भारती अपने प्रभाव में अत्यंत सफल रही। कहा जाता है कि इसे पढ़ने के लिए दक्षिण भारत के लोगों ने भी हिंदी सीखी। कुछ लोगों ने इसे हिंदी की बिंदी कहा। उमा शंकर जोशी ने इसे आधुनिक युग की गीता कहा। तो ध्यान देना है कि कहा जाता है कि इसे पढ़ने के लिए दक्षिण भारत के लोगों ने, आपको पता है कि जो दक्षिण भारत के लोग हैं उन्हें हिंदी कम आती है, वो मराठी मलयालम वगैरह ज़्यादा, तेलुगु तमिल तेलुगु ये बोलते हैं और इंग्लिश आती है। तो उन लोगों ने भी इस कविता को पढ़ने के लिए क्या की, हिंदी सीखी। कुछ लोगों ने इसे हिंदी की बिंदी कहा। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी की बिंदी किस रचना को कहा जाता है। कुछ लोगों ने इसे हिंदी की बिंदी कहा। उमा शंकर जोशी ने इसे आधुनिक युग की गीता कहा। तो आपसे प्रश्न पूछ ले कि आधुनिक युग की गीता किसे कहा जाता है, तो ये भारत भारती को कहा जाता है। और हिंदी की बिंदी किस रचना को कहा जाता है, तो ये भी भारत भारती नामक रचना को कहा जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, वह भारत भारती काव्य वह सोते हुओं को जगाने वाला है, भूले हुओं को ठीक राह पर लाने वाला है, निरुत्साहितों को उत्साहित करने वाला है, ये स्वदेश प्रेम उत्पन्न कर सकता है। तो इन्होंने क्या लिखा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन सा उद्धरण देकर इसकी भारत भारती की प्रशंसा की, तो उन्होंने ये कहा, आपको पता है कि 1912 के में लिखी गई भारत भारती, और उस समय एक बार आप पीछे थोड़ा सा दृष्टिकोण डालें, भारत 1947 में आज़ाद हुआ। उस समय हमारी बहुत ही दयनीय स्थिति थी। 1900 ईस्वी में हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी। जो हमारे देश के लोग थे उनका हर तरीके से शोषण किया जा रहा था, अनेक प्रकार के मतलब दंड दिए जा रहे थे, बेगुनाहों को भी बहुत बुरा हालात थे। तो इन्होंने क्या किया, उस समय ये जो कवि लोग थे, ये देश को जगाने के लिए, लोगों के अंदर उत्साह भरने के लिए, लोगों में वीरता के लिए उत्साहित करने के लिए और देशभक्ति जगाने के लिए इसी प्रकार की रचनाएं करते थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि भारत भारती एक ऐसी रचना है जो लोग सो रहे हैं उनको जगा देगी, जो लोग भूले हुए हैं उनको ठीक रास्ते पर ला देगी, और जो लोग निरुत्साहित यानी कि जो अपना उत्साह खो चुके हैं उन लोगों में दोबारा से उत्साह भर देने वाले काव्य रचना है। ये स्वदेश प्रेम उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, ये बात तो किसने कही, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, भारत भारती ने तत्कालीन शिक्षित जनचित्त की आशा आकांक्षा को बुभुक्षित होने से बचाया। ठीक है, जो भारत भारती ने जो तत्कालीन शिक्षित जनचित्त यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे उनकी आशा और आकांक्षाएं जो बुझ चुकी थी उनको बुझने से बचाया। इसने किसी बड़े आदर्श को प्रतिष्ठित तो नहीं किया, लेकिन जनचित्त को, या जनचित्त मतलब जन का मतलब साधारण जनता, और चित्त मतलब उनका जो हृदय था या उनके जो विचार थे या उनका, ठीक है, उसको प्राचीन गौरव की कहानी सुनाकर सजग व साकांक्ष बनाया। क्या कह रहे हैं कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने ये बात कही है कि भारत भारती ने तत्कालीन, ये तो मैंने आपको बता दिया है, कह रहे आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि एक ऐसी रचना थी, इसने कोई आदर्श तो बड़े स्तर पर कोई बड़ा आदर्श तो स्थापित नहीं किया, लेकिन इसने प्राचीन गौरव की कहानी सुनाकर लोगों को सजग किया, उनको आकांक्षा युक्त बनाया कि उसके मन में, हर एक भारत के लोगों के बीच में मन में कोई ना कोई आकांक्षा हो, ऐसा इस कविता ने लोगों को बनाया। ठीक है, और तो ये दोनों मत आपको ध्यान रखने हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा भारत भारती के बारे में और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा। भारत भारती की प्रशंसा आगे ने भी की। अब आगे जी ने क्या कहा कि वे लिखते हैं कि भारतीयता की खोज का जैसा प्रयास भारत भारती में दिखाई देता है वैसा किसी अन्य रचना में नहीं। ठीक है, आगे जी ने क्या कहा कि भारतीयता की खोज यानी कि भारतीयता की खोज का जैसा प्रयास भारत भारती में दिखाई देता है वैसा किसी अन्य रचना में नहीं। भारत भारती ने जिस तरह समाज के हर वर्ग को छुआ,
वर्ग का मतलब इसमें बड़े बूढ़े बच्चे सभी आ गए। संवेदना के हर स्तर को झकझोरा, संवेदना के हर स्तर को झकझोरा और भावना मूलक, बौद्धिक व आध्यात्मिक सभी प्रकार के सरोकारों की पुष्टि की। वह अद्वितीय है। यानी कि संवेदना, संवेदना होती है कि जैसे किसी व्यक्ति के अंदर अच्छा बुरा सोचने की जो शक्ति, तो लोग क्या थे उस समय, संवेदनहीन हो चुके थे। लेकिन आगे जी कहते हैं कि एक ऐसी रचना थी कि लोगों के अंदर जो संवेदना का स्तर था उसे झकझोरा और भावना मूलक, बौद्धिक, भावना मतलब जो भावों से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित और आध्यात्मिक सभी प्रकार से लोगों को किसी न किसी प्रकार से जागरूक किया। तो ये प्रशंसा की है आज्ञे जी ने। अभी तक हमने तीन जो विद्वान थे इनका मत पढ़ा है, एक आज्ञे का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी। भारत भारती नवजागरण की चेतना का काव्य है। मतलब भारत भारती एक ऐसा काव्य है जो नव जागृत करता है। विचारकों में विवाद है कि इसमें सुनाई पड़ने वाला स्वर नव जागरण का है या पुनर्जागरण का। तो मतलब देखो, भारत भारती नव जागरण की चेतना का काव्य है, लेकिन इस पर भी अनेक विद्वानों में मतभेद हो गया कि इसे नवजागरण कहा जाए या पुनर्जागरण की कविता कही जाए। इसके लेखन के समय तक नव जागरण अपने चरम समय पर पहुंचने लगा था। राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती व स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारक अपने अपने नजरिए से नव जागरण की धारणा प्रस्तुत कर चुके थे। मतलब ये जो कुछ समाज सुधारक थे, इन्होंने अपने अपने हिसाब से नव जागरण की धारणा प्रस्तुत कर चुके थे। जहां दयानंद सरस्वती अपने अतीत के स्वर्णिम पक्ष को अत्यधिक महत्व दे रहे थे, ठीक है, वहीं विवेकानंद भारतीय अतीत की महानता के साथ पश्चिमी भौतिकवाद का समन्वय करने में लगे थे। तो महर्षि दयानंद उस समय क्या कर रहे थे, अतीत के स्वर्णिम पक्ष को अत्यधिक महत्व दे रहे थे। यानी कि जो हमारा अतीत, यानी कि अंग्रेजों के गुलाम होने से पहले जो हमारा देश था, अतीत में हमारा देश क्या था, सोने की चिड़िया कहलाता था, उस पक्ष को अत्यधिक महत्व दे रहे थे दयानंद सरस्वती जी। लेकिन विवेकानंद जी भारतीय अतीत की महानता के साथ साथ जो पश्चिमी यानी कि जो वेस्टर्न जो भौतिकवाद है उसका समन्वय करने में लगे थे, दोनों में सामंजस्य बैठाने में लगे थे। इसी सांस्कृतिक माहौल ने उस मानसिकता का निर्माण किया जिसकी अभिव्यक्ति भारत भारती में हुई। इसमें भी नवजागरण के विभिन्न स्वर सुनाई देते हैं। कहीं कहीं आर्य समाज की अतीत प्रियता का स्वर मुखर हो जाता है, तो कहीं कहीं पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को सीखने की तड़प गहरी हो जाती है। इसी द्वंदात्मक मानसिकता से मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना की। तो यानी कि इस पैराग्राफ में हमने जो कुछ भी पढ़ा, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के क्या विचार थे इसको लेकर, और स्वामी विवेकानंद जी उस समय क्या कर रहे थे, दयानंद जी उस समय क्या कर रहे थे, और जो अनेक समाज सुधारक थे वो इसमें क्या प्रयास कर रहे थे, इन सभी की सोच को एक साथ मिलाकर और रचना कर डाली मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती की। ठीक है, अब इसमें संदर्भ क्या है। आप संदर्भ का मतलब आप इस दो लाइनों को पढ़ते ही समझ जाएंगे कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती पुस्तक लिखने की प्रेरणा, संदर्भ मतलब ये रचना आई कहाँ से, किससे प्रेरणा मिली। ठीक है, हाली कैफी के मुसद्दों से मिली। और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि एक लेख लिखा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कि हमारे देश को भी एक ऐसी रचना चाहिए जैसी हाली की उर्दू में हाली की रचना है। ठीक है, देश के भूत भविष्य वर्तमान से जुड़ी इस लंबी कविता के संबंध में अपनी प्रस्तावना में मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, मेरा विश्वास है कि जब तक हमारी बुराइयों की तीर व आलोचना न होगी तब तक हमारा ध्यान उनको दूर करने की समुचित रीति से आकृष्ट नहीं होगा। बहुत ही अच्छी बात कही गई है। देखो, एक मैं हूँ, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। जब तक लोग मेरी तारीफ करते रहेंगे तो मेरे बुराइयों की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाएगा। लेकिन एक मेरे अंदर बुराइयां हैं, अगर उनकी आलोचना पे आलोचना आलोचना पे आलोचना होती रहेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि मैं जरूर अपने अंदर झांक कर देखूंगी। ठीक यही कुछ मंतव्य था मैथिली शरण गुप्त जी का कि ये इनका कहना था कि मेरा विश्वास है कि जब तक हमारी बुराइयों की मतलब भारतीयों की बुराइयों की तीर व आलोचना न होगी, क्योंकि विवेकानंद जी जो थे, दयानंद सरस्वती अतीत का गुणगान कर रहे थे और विवेकानंद जी जो थे अतीत को लेकर और जो पाश्चात्य भौतिकवाद थे दोनों में सामंजस्य स्थापित कर रहे थे।
तो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जब तक तीर आलोचना न होगी तब तक हमारा ध्यान उनको दूर करने की समुचित रीति से आकृष्ट न होगा। तो बहुत ही अच्छी बात है। ये संदर्भ था, संदर्भ का मतलब मैथिली शरण गुप्त जी को इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। अब इसकी विषय वस्तु पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। वीडियो देख लेती हूँ मैं कितने मिनट की हो गई है, तो अभी 20 मिनट की हुई है, 10 मिनट की और कर लेते हैं। इस कविता का बारे में विभिन्न विचारकों के क्या मत थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के क्या मत थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, अज्ञे जी ने क्या कहा, ठीक है, और इसका संदर्भ क्या थी, इसको लिखा किस उद्देश्य से, और इसके अंतर्गत क्या कुछ है, ये सब हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आप पढ़ेंगे विषय वस्तु, ठीक है। तो विषय वस्तु तो आपको पता है कि भारत भारती एक कविता है और काव्य रचना है, और उस काव्य के कुछ ना कुछ पद आपको मिलेंगे, लेकिन एक बार सारांश उसके विषय वस्तु का हम पढ़ लेते हैं। ये 3 खंडों में विभाजित ये कविता देश के अतीत और वर्तमान का मूल्यांकन करते हुए भविष्य के प्रति सबको सचेत करती है। मतलब इस कविता के अंदर ये नहीं कि अतीत का गुणगान किया, वर्तमान को बताया, लेकिन इसने क्या किया, मैथिली शरण गुप्त जी ने, कि अतीत और वर्तमान का मूल्यांकन करते हुए बताया कि भविष्य के प्रति सबको सचेत करती है कि हमारा अतीत ऐसा था, हमारा वर्तमान ऐसा है, और इन वर्तमान और अतीत को देखते हुए हमारा भविष्य कैसा हो सकता है, इसके लिए लोगों को सचेत किया। संपूर्ण कविता की एक ध्येय पंक्ति है, हम कौन थे, कह रहे, देखो यहाँ से समझ सकते हो कितनी अच्छी ये पंक्ति कई बार पेपर में पूछी जाती है, और मैंने भी ये कई बार 15 अगस्त पर जब अपनी स्पीच दी उसमें बहुत बार बोली। तो इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, ये एक मूल ध्येय पंक्ति है। इसी के द्वारा संपूर्ण कविता की अभिव्यक्ति हुई है। देखो हम क्या थे ये बताया, हम अभी क्या हो गए हैं, और इन दोनों स्थितियों पे अगर हम ध्यान रखें तो अभी हम आगे क्या होने वाले हैं, ठीक है। इन्हीं की अभिव्यक्ति इस कविता में हुई है। अतीत खंड में देश का गौरव का गान है, जिसमें भारतवर्ष की श्रेष्ठता, हमारा उद्भव। देखो जो अतीत है इस कविता में, जो हमारे भारत के अतीत का वर्णन किया गया है, तो अतीत तो अपना स्वर्णिम था, आप सभी को पता है कि भारत की श्रेष्ठता का हमारा उद्भव, हमारे पूर्वज, हमारे आदर्श, आर्य स्त्रियां, हमारी सभ्यता, हमारी विद्या बुद्धि, साहित्य, वेद, उपनिषद, ग्रंथ, दर्शन, धर्मशास्त्र, नीति, ज्योतिष, अंक गणित, रेखा गणित, भाषा, व्याकरण, कवि और काव्य, कला, कौशल, शिल्प, चित्रकारी, संगीत, गुरुकुल आदि का यश गान हुआ है। तो ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं, इन सभी का, यानी कि गणित ले लेना तीनों, तो रेखा गणित, अंक गणित, ज्योतिष और नीति दोनों, धर्मशास्त्र, दर्शन, ग्रंथ, उपनिषद, ठीक है, ये सब काव्य, कला, कौशल, शिल्प, चित्रकारी, इन सभी का क्या किया गया है, अतीत खंड में सभी का यशगान हुआ है। तो अतीत में आप पढ़ रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कि अतीत में भारत भारती के मैंने बताए अगर 3 खंड कर ले तो ये अतीत है, और उसके बाद वर्तमान है, तो और फिर है भविष्य खंड। तो वर्तमान के अंतर्गत किसका वर्णन किया है, जो मैंने आपको अभी अभी बताया ये बोलकर, ठीक है, ये सारा यहाँ तक। भारत भारती नव जागरण के उद्बोधन का काव्य है। इसमें मूल चिंता यही व्यक्त हुई है कि जिस भारत का अतीत इतना गौरवपूर्ण है वही आज इतना दुर्दशाग्रस्त क्यों है। जिस प्रकार भारत दुर्दशा में, गौरव में अतीत की पृष्ठभूमि पर त्रासद वर्तमान का कंट्रास्ट दिखाया गया था, वैसा ही दुख भारत भारती का लेखक महसूस करता है। भारत दुर्दशा नाटक याद आ गया होगा आपको, उस जैसा जिस प्रकार भारत दुर्दशा में गौरव में अतीत की पृष्ठभूमि पर त्रासद वर्तमान का कंट्रास्ट दिखाया गया है, वैसा ही दुख भारत भारती का लेखक भी महसूस करता है। भारत दुर्दशा, ठीक है, ये भारतेंदु जी का नाटक था ना, उसके अंतर्गत महसूस करता है। इस उद्बोधन काव्य की संवेदना यदि सिर्फ 2 पंक्तियों में व्यक्त करनी हो तो वह इस प्रकार से है। क्या है, यही 2 पंक्तियां हैं, और मैं तो ये पंक्तियां भूलने वाली हूँ नहीं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं अभी। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। वर्तमान खंड में देश की वर्तमान बदहाल दशा की
चर्चा की है। वर्तमान खंड में अतीत का तो गौरवगान किया है, लेकिन वर्तमान में उस समय भारत जो है पराधीन था अंग्रेजों के, और भारत के जो दशा थी वो बहुत ही दयनीय हो रही थी। तो उस वर्तमान बदहाल दशा की चर्चा किन पंक्तियों में की है, तो ये देख लेना। जिस लेखनी ने लिखा है उत्कर्ष भारत का, जिसने लिखने चली अब हाल वह उसके अंतिम अपकर्ष का। अपकर्ष मतलब उसका पतन का, ठीक है। उत्कर्ष, उत्कर्ष जब अपने चरम पर था, भारत का जो अतीत था वो कितना स्वर्णिम था, कितना अच्छा था। तो जो कलम भारत के उत्कर्ष का गुणगान कर रही थी, वही कलम अब लिखने चली है भारत के अपकर्ष का, ठीक है। वर्तमान में भारत का अपकर्ष हो चुका है, ठीक है। वर्तमान के खंड के अंतर्गत देश की बदहाल व्यवस्था में कृषि कृषक नर नारी तो पिस ही रहे हैं, गोवध जैसे कुकर्म हो रहे हैं, लोग बेमौत मर रहे हैं, व्यापार अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया है, और रसोइयों को देश की कोई चिंता, रईसों को देश की कोई चिंता नहीं है। तो वर्तमान खंड में कैसी हालात हो गई है, इसमें 3 खंड हैं। वर्तमान, आपको अतीत का तो सब गुणगान सुन लेंगे कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने चांदी के बर्तनों में खाते थे, खूब अच्छी नदियाँ पहाड़ नाले थे, अच्छे धन धान्य से भरपूर था। लेकिन वर्तमान में हमारी कैसी हालत हो चुकी है कि कृषि कृषक नर नारी तो पिस ही रहे हैं, गोवध जैसे कुकर्म भी हो रहे हैं, लोग बेमौत मर रहे हैं, और व्यापार जो है वो अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया है, और जो देश के रईस लोग हैं उन्हें देश की कोई चिंता नहीं है। तुम मर रहे हो तो मरो, तुमसे हमें क्या काम है, हमको किसी की क्या पड़ी है, नाम है धन धाम है। मतलब अमीर लोग तो ये कहते हैं कि तुम मर रहे हो तो मरो, तुमसे हमें क्या काम है, हमको किसी की क्या पड़ी है, हमारे पास धन भी है और धाम भी है, रहने के लिए सब कुछ है। तो ये देख लेती हूँ, अभी वही काफ़ी बड़ा है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे। अतीत का विश्लेषण, यानी कि हम अतीत के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, संदर्भ हमने पढ़ लिया था, और ठीक है। तो जो रईस के पुत्र तितर लड़ाते और व्यर्थ के झगड़े मोल लेते हैं, कवि शिक्षा की अव्यवस्था से भी क्षुब्ध है। बिकने लगी विद्या यहाँ अब, शक्ति हो तो क्रय करो, क्रय मतलब खरीदना, यदि शुल्क आदि न दे सको तो मूर्ख रहकर ही मरो, ठीक है। तो ये शिक्षा के बारे में ये पंक्तियां कवि ने कही हैं। कवि साहित्यिक जगत को, मतलब कवि ने एक ऐसा भी जगत नहीं छोड़ा जिसके बारे में लोगों को सचेत ना किया हो वर्तमान में, कि हर एक वर्ग के, समाज के हर एक वर्ग की यही बुरी दयनीय दशा हो रही है। साहित्यिक जगत के बारे में क्या लिखा कि वर्तमान व्यवस्था में दोषी मानता है साहित्यिक जगत को भी। कविता के संदर्भ में वह कहता है, कौन, मैथिली शरण गुप्त जी, उद्देश्य कविता का प्रमुख श्रृंगार रस ही हो गया। देखो इसमें साहित्यिक जगत पर भी करारा व्यंग्य किया, जैसे कि आप देखेंगे कि ये 1912 की कविता है, और इससे पहले अगर अमृति काल पर थोड़ा सा ध्यान दें तो श्रृंगार परक सारी रचनाएं लिखी जा रही थी। तो यहाँ पर कवि कहता है कि उद्देश्य कविता का प्रमुख श्रृंगार रस ही रह गया है, उन्मत्त होकर मन हमारा अब उसी में खो गया है। कह रहा कि हमारा मन भी उन्मत्त होकर, मदहोश होकर भी उसी में खो गया है। कवि धर्म की अव्यवस्था और उसे चलाने वाले पंडों से असंतुष्ट है। कवि पंडों को लताड़ लगता है, इसमें पंडितों पर भी करारा प्रहार किया है मैथिली शरण गुप्त जी ने, और उन्हें लताड़ा है इन पंक्तियों के माध्यम से। वे तीर्थ पंडे हैं जिन्होंने स्वर्ग का ठेका लिया है, निंद कर्म न एक ऐसा हो जो न जो उनका किया, ठीक है। ये पंडे कह रहे हैं कि उन्होंने भी ऐसे निंदनीय, मतलब जिनकी निंदा की जाए ऐसे कर्म भी इन्होंने किए हैं। ये क्या, इन्होंने क्या स्वर्ग का ठेका लिया है जो लोगों को ऐसा उपदेश दे रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त देश की इस वर्तमान दशा में आई कुरीतियाँ, वर्तमान खंड चल रहा है भाई ये, जैसे बाल विवाह, वर कन्या विक्रय, धनोपार्जन, अंध परंपरा, नशेबाजी आदि पर रोक व्यक्त करते हैं। मैथिली शरण गुप्त देश की इस वर्तमान दशा में आई कुरीतियों जैसे बाल विवाह, वर कन्या विक्रय, धनोपार्जन, अनैतिक, अंध परंपरा, नशेबाजी आदि पर रोष व्यक्त किया है।
देखना, अभी तो मैं ना आपको कथा सार बता रही हूँ। तो कथा सार के अंदर क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पूरी कविता है ये 3 खंडों में विभाजित है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। तो इस कथा सार के अंतर्गत हम अतीत पढ़ चुके हैं, वर्तमान पढ़ चुके हैं और भविष्य के बारे में अब यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन जब थोड़ा सा अभी मैं आपको डिटेल से भी बताऊंगी कि अतीत खंड का जो विश्लेषण है, विश्लेषण क्या निकलता है वो भी पढ़ेंगे, वर्तमान का विश्लेषण और फिर भविष्य का विश्लेषण। अभी 3 टॉपिक इसके अंतर्गत और रहते हैं। अभी तो ये मैंने टोटल आपको कथा का सार बताया है कि जो भारत भारती कविता है उसके अंदर क्या सार है वो संक्षिप्त रूप से मैंने आपको बताया है। ठीक है। तो भविष्य खंड में कवि देश में चहुं ओर फैली दुर्व्यवस्था के प्रति जनमानस को सच। तो भविष्य खंड में तो क्या किया है कि तुम अतीत में क्या थे और वर्तमान में तुम्हारी क्या दशा हो गई है, और अगर तुम अभी वर्तमान में अगर सचेत नहीं हुए तो तुम्हारा भविष्य जो है वो बहुत ही अंधकार में होने वाला है। और कवि जनमानस को अपनी कविता के माध्यम से सचेत करता है और उपाय सुझाता है और इस संकट से उबरने का मार्ग भी प्रस्तुत करता है। ये भविष्य खंड में है। भविष्य खंड में 3 बातें हैं कि लोगों को सचेत करते हैं और उन्हें उपाय सुझाते हैं और उन्हें रास्ता भी दिखाते हैं। वह पूर्वजों के आत्मबल को याद करने की सलाह देता है। तो कवि देश के लोगों को कहते हैं सचेत करते हुए कि तुम हिम्मत मत मारो, तुम ऐसे लोगों की संतान नहीं हो। तो क्या कहते हैं, आत्मबल को याद करते हुए पूर्वजों के आत्मबल को याद करने की सलाह देते हैं कि तुम अपनी हिम्मत मत हारो, एक बार तुम अपने अंदर झांक के देखो कि तुम किन पूर्वजों की संतान हो। किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। ठीक है। तो ये सब मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है। और थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। फिर कवि का कहना है कि सभी आपस में बैर विरोध को त्याग कर एकता स्थापित करें। मतलब जो हमारा अतीत खंड, फिर वर्तमान खंड और भविष्य खंड। तो भविष्य के लिए सलाह देता है कवि कि हम सभी को बैर और विरोध की जो भावना है उसे त्याग देना चाहिए अगर हम अपने भविष्य को स्वर्णिम बनाना चाहते हैं। तो है कार्य ऐसा कौन सा साधे न जिसको एकता। कह रहा कि हम सभी को एक मिलकर रहना चाहिए, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो एकता के सामने टिक सके। देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति जिसको एकता। मतलब जिसके अंदर एकता है, जहाँ पर यूनिटी है, एकता है, तो वहाँ पर एक अद्भुत और अलौकिक शक्ति का वास होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी से कवि देश हित में खड़े होने का आह्वान करता है। यहाँ पर कवि कहता है कि हमें देश के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए हम सभी को आगे आना पड़ेगा, सभी को सचेत करना पड़ेगा। और ये तभी संभव है जब सभी वर्ग के लोग मिलकर, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैसे हो, सभी लोग मिलकर हम देश की एकता के लिए काम करेंगे। तो सभी को आह्वान किया है, एक पंक्ति में सभी को देश के हित के लिए खड़े होने के लिए संदेश दिया है। वह तीर्थ गुरुओं, शिक्षितों, नेताओं, कवियों आदि से भी देश की उन्नति में आगे आकर योगदान देने का आग्रह करता है। जैसे वह कवियों से कहता है केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये पंक्ति काफ़ी पूछी जाती है। मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियां हैं। और मैथिली शरण गुप्त जी ने कवियों को भी सचेत करते हुए कहा है कि केवल लोगों का मनोरंजन करना ही तुम्हारा कर्म नहीं है, तुम्हारी कविताओं के अंदर ऐसे भी रचना होनी चाहिए जो लोगों को उपदेश दे सके, उपदेशात्मक रचना करनी चाहिए। अंत में कवि लोगों में आशा का संचार करता हुआ प्रभु से प्रार्थना करता है कि हमारी आर्य भूमि पुनः कार्य भूमि बने। कह रहा है कि जो हमारी आर्य भूमि है वो पुनः यानी कि दोबारा से कार्य भूमि बने एवं अपनी पुरानी महानता की महत्ता को प्राप्त करे। ठीक है। तो ये ही जो है लास्ट में एक आशा करते हैं कवि। और अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे अतीत का विश्लेषण, फिर वर्तमान का विश्लेषण और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम भविष्य का विश्लेषण। तो एक वीडियो और होगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।